हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस साइंस के महाकुंभ में। तो इस साइंस का महाकुंभ जो चलता है ये आपको रेलवे ग्रुप डी 2025 के भर्ती के लिए विशेष रूप से ये चलाया गया क्लास है। तो आप लोग जो है इस वीडियो में बने रहिए। और ये जो है आपको ये क्लास का जो है केम्मा क्लास है, तो ये आज आपको 21वां क्लास है। और पिछला जितना भी है क्लास सारा को जो है आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें सारा वीडियो को सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आज जो देखिए टोटल जो है 35 प्रश्न हम लाए हैं, यानी कि अब जो है ना थोड़ा ज़्यादा प्रश्न आएगी। तो आज जो है हम टोटल 35 प्रश्न को लाए हैं। तो आज 35वां प्रश्न को हम लोग करेंगे, ठीक है। और वीडियो जो है थोड़ा लंबा बन सकता है, कहे कि क्वेश्चन ज़्यादा है। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि और क्वेश्चन बढ़ाएं, ठीक ना, मतलब 35 से और ज़्यादा बढ़ाएं क्वेश्चन को। तो इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न का है कि किसी पदार्थ की मात्रा की मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं। कि कोई भी पदार्थ है उसकी मात्रा को जब मापिएगा तो उसका यूनिट क्या होता है, यानी कि पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या है, तो ये आपको मोल है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मोल होगा, ठीक। अब देखिए कोई भी हमको मोल संख्या किसी भी चीज़ है उसका हमको मोल संख्या निकालना है। देखिए उसका एक फार्मूला होता है, मोल संख्या बराबर फार्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान। देखिए कोई भी द्रव्यमान आपको प्रश्न में दिया रहता है कोई भी तत्व का, तो उसका जो है आपको दिया गया द्रव्यमान अब बटाम हो जाएगा आपको आणविक द्रव्यमान। जो उसका आणविक द्रव्यमान होता है उसकी संरचना से निकाला हुआ द्रव्यमान को उसका आणविक द्रव्यमान, ठीक ना, इसी को कहा जाता है मोल की संख्या। मोल संख्या क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो मोल की संख्या। देखिए एक मोल जो होता है किसके बराबर होता है, तो एक मोल जो होता है ना ये आपको होता है यानी कार्बन के जो है ना 12वां भाग होता है, यानी कि 1/12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक। जिसका उत्तर ऑप्शन भी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, यानी कि डीआरडीओ द्वारा जो विकसित होगा मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, तो इस समय से कौन है, तो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम जो है ये आपको पिनाक है, ठीक नहीं। किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिनाक। नेक्स्ट है कि उबंटू क्या है। देखिए उबंटू क्या है, तो ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल के पूर्ण रूप क्या होगा, यानी यूआरएल का क्या पूरा नाम होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमसे पूछा है। देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए और भी कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्दावली है, उसका हम फुल फॉर्म लाए हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए सब देखे आपको CAD, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक, यानी कंप्यूटर द्वारा जो ऐड किया जाता है डिजाइन उसी को कहता है CAD, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो गया, ठीक। अब देखिए अगला है आपको DBMS क्या है, तो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी मैनेजमेंट कर रहा है वो क्या होगा, तो वो डाटा बेस होगा, ठीक ना, यानी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया, DBMS हो गया। अब देखिए CPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो करेक्टर्स पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड करेक्टर्स, उसको क्या कहेंगे, CPS। अब देखिए XHTML, देखिए XHTML होता है एक्सटेंसेबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो गया, ठीक। देखिए TCP जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या होता है, ये TCP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सहजीवी संबंध दर्शाता है, यानी कि सहजीवी संबंध जो है वो इनमें से कौन दर्शाता है। ये समय देखिए काई जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ यही सहजीवी संबंध दर्शाता है। देखिए सहजीवी संबंध जो दर्शाता है ये, तो ये किसके भी सहजीवी संबंध दर्शाता है, तो काई जो है ये आपको कवक एंड शैवाल के बीच जो है ना ये सहजीवी संबंध दर्शाता है, ठीक है, काई। अब देखिए काई जो है ये क्या करता है, तो ये जो है ना आपको वायु प्रदूषण जो होता है उसमें भी पता लगाने के लिए जो है ना काई जो है ना इसमें प्रयोग किया जाता है। कि काई क्या होता है, तो ये SO2 यानी वायु प्रदूषक एक गैस है, क्या है, तो SO2 और CO
इसके प्रति जो है बहुत ही संवेदनशील होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा, तो विषाणु द्वारा यानी कि वायरस द्वारा जो होने वाला रोग जो है आपको इस समय से कौन सा है? तो ये आपको चिकन पॉक्स जो होता है ये आपको वायरस से होता है। तो कि चिकन पॉक्स जो होता है ये किस वायरस से होता है? तो ये होता है आपको वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस से। क्या होता है? तो ये होता है आपको वेरिसोला जोस्टर नामक जोस्टर वायरस, इसी से क्या होता है आपको? तो चिकन पॉक्स होता है। ठीक है ना, चिकन पॉक्स जो बीमारी है ये क्या होता है? वेरिसोला जोस्टर वायरस से होता है। ठीक, ये क्या चिकन पॉक्स। देखिए ऑप्शन ए में दिया है आपको टाइफाइड। टाइफाइड देखिए किससे होता है? ये होता है आपको साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है, उसी से क्या होता है? टाइफाइड होता है। ठीक ना, उसके बाद देखिए टीबी दिया हुआ है। देखिए तपेदिक जो है यानी क्या हो, इसको टीबी कहते हैं। तो टीबी जो होता है ये आपको इसको तपेदिक कहते हैं, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक ना, ये किससे होता है? तो ये आपको यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु होता है। किससे होता है? टीबी। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक। ठीक ना, अब देखिए स्क्रीन में दिया आपको हैजा यानी इसको कोलेरा भी कहते हैं। तो यानी हैजा यानी कोलेरा ये किससे होता है? तो ये विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु से होता है। ठीक ना, तो यहाँ सारा को हम डिफाइन कर लिए। ठीक ना, तो अगला इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यानी वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस से एक ही दिया हुआ है चिकन पॉक्स, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमसे वायरस यानी विषाणु के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती? ठीक है, देखिए ध्वनि को गमन करने के लिए जो कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का क्या गुण होता है कि उसको गमन करने के लिए जो कुछ ना कुछ माध्यम होना ही चाहिए। तो यानी क्या हुआ, हमसे क्या पूछा है? ध्वनि कहाँ पर गमन नहीं करती? कि इस्पात ए नंबर में दिया हुआ है, तो इस्पात तो माध्यम ही हुआ, तो इसमें गमन करेगा ही। बी नंबर निर्वात दिया, देखिए निर्वात कोई माध्यम नहीं होता। यहाँ निर्वात मतलब क्या हुआ? यहाँ एयर भी नहीं है। ठीक, यहाँ हवा भी नहीं है, तो ये निर्वात हो गया। तो निर्वात हो गया, तो निर्वात में जो है आपको ये गमन नहीं करेगा। ठीक नहीं, हमसे पूछा है कि ध्वनि कहाँ गमन नहीं कर सकती? तो ये निर्वात नहीं कर सकती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब वायु देखिए एक माध्यम है, तो इसमें गमन करवे करेगा। दूध भी माध्यम है, इसमें भी गमन करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेरिकल्चर शब्द किससे संबंधित? देखिए सेरिकल्चर जो होता है ये होता है रेशम की खेती, यानी रेशम कीट का पालन को सेरिकल्चर कहता है। ठीक है, कुछ देखिए आपको कृषि विज्ञान से संबंधित कुछ और शाखा है जिसको हम देख लेते हैं, जो कि बार बार आपको कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला है आपको एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है ये किससे संबंधित है? ये आपको व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु किया जाने वाला मधुमक्खी पालन कार्य था, इसके शहद उत्पादन ये एपीकल्चर हो गया, यानी मधुमक्खी पालन सीधा सीधे। अब देखिए आपको क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स है, यानी हाइड्रोपोनिक्स क्या हुआ कि यह जो है मृदा रहित कृषि का अध्ययन विज्ञान, यानी कि वहाँ मिट्टी की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब बिना मिट्टी के कृषि का अध्ययन को कहा जाता है, तो ये आपको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। देखिए पीसीकल्चर। पीसीकल्चर क्या होता है? ये होता है आपको मछली पालन की क्रिया, मछली जो पाला जाता है उस क्रिया को पीसीकल्चर कहा जाता है। देखिए बीटी कल्चर है, ये अंगूर की खेती जो होता है उसे बीटी कल्चर कहते हैं। अब है बर्मी कल्चर, यानी कि केंचुआ पालन की क्रिया को कहते हैं बर्मी कल्चर। ठीक, तो ये हमसे क्या पूछा है? तो सेरिकल्चर बारे में, तो सेरिकल्चर रेशम कीट की खेती है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए द्रव्यमान जो होता है सभी ग्रह पर सेम होता है। द्रव्यमान जो है एक बार आप जो तौल दीजिएगा 1 किलो का वस्तु, तो कहीं भी उसको ले जाइए वो हमेशा 1 किलो का ही रहेगा। ठीक ना, यानी ये व्यक्ति जो है इसका द्रव्यमान यानी कि पृथ्वी पर ये 60 केजी का है, तो चंद्रमा पर भी जाएगा वहाँ पर भी ये 60 केजी का ही रहेगा। ठीक, तो ये किस ऑप्शन में दिया है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन देखिए भार क्या होता है? तो ये जो है ना आपको जो है आपको भार जो होता है जिसे हम न्यूटन से मतलब उसका मात्रक होता है न्यूटन, तो वो क्या होता है? तो ये जो है ना आपको प्रत्येक ग्रह पर जो है चाहे उपग्रह पर जाएगा तो ये अलग अलग होते रहते हैं, ये वेरिएशन करता है। ठीक है ना, ये जो है आपको जी के मान पर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए भार जो होता है डब्लू बराबर होता है एम जी। ठीक ना, तो यानी एम तो कहीं पर बदलवे नहीं करेगा, लेकिन जी बदलता है, तो जी जैसे जैसे बदलेगा जहाँ पर बढ़ेगा जी तो वहाँ पर डब्लू का भी मान बढ़ेगा, और जहाँ जी घटेगा तो वहाँ पर जी घटेगा। उसी प्रकार देखिए चंद्रमा पर क्या होता है? जी का मान पृथ्वी का अपेक्षा 1/6 होता है, यानी कि वहाँ पर उसका भार क्या होगा? पृथ्वी का अपेक्षा 1/6 होगा। लेकिन हमको द्रव्यमान के बारे में पूछा था, तो द्रव्यमान तो 60 केजी का 60 केजी ही रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहते हैं? मस्तिष्क मैंने क्या हुआ? जहाँ से पूरा कंट्रोल होता होगा। ठीक है, उसका दिमाग है पूरी तरह से। ठीक है, तो मस्तिष्क कहा जाता है इसको सीपीयू को। ठीक, तो इसका उत्तर किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सीपीयू, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि देखिए आगे जो प्रश्न है ये सारा आपको देखिए एनटीपीसी द्वारा जो है स्टेज फर्स्ट एग्जाम हुआ था 30/12/2020 को। आगे जितना भी प्रश्न है सारा जो है आपको इसी में पूछा हुआ प्रश्न है ना कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट यानी सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम है जो कि 30/12/2020 का है, जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम है उसका ये प्रश्न है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जो है तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है ना, यानी क्या कहा है कि क्या है जो कि तंत्रिका तंतु से ये बना होगा। ठीक, जो प्रतिवर्ती क्रिया के बीच मध्यस्थता करेगा, कोई भी आप क्रिया कर रहे हैं प्रतिवर्ती तो उसके बीच ये मध्यस्थता करेगा, यानी कि ये मध्यस्थता करेगा और आवेगों को जो नहीं उससे जो मध्यस्थता जो आप प्रतिवर्ती क्रिया कर रहे हैं उससे जो आवेग निकला उसको मस्तिष्क तक पहुँचाएगा और मस्तिष्क से जो आपको संकेत मिला उसको विभिन्न भागों तक पहुँचाएगा। तो ये कार्य किसका है? तो ये कार्य है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु का है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली, यानी कि भारत में जो है ये यानी कि भारत की है उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली, ये भारत में ये आपको विकसित किया गया था। तो यह आपको गगन, ठीक नहीं, ये तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टिक में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि प्लास्टिक का जो एकलक होता है वो हमसे पूछा, यानी कि प्लास्टिक में जो किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथिलीन। ठीक, अब देखिए कुछ बहुलक है उसका एकलक भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पॉलीथीन दिया हुआ है तो इसका एकलक होता है आपको इथाइलिन होता है। ठीक, उसके बाद आपको दिया हुआ है पॉलीस्टीरीन, इसका एकलक होता है स्टाइरिन। इसके बाद नायलॉन है तो इसका एकलक होता है एमाइड और पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी जो है इसका एकलक होता है विनाइल क्लोराइड। ठीक, तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गित किया गया, यानी क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है आपको प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गित किया जाता है, यानी कि प्राणी जगत के अंतर्गत हम किसको वर्गित करेंगे, निम्नलिखित के अनुसार का है। ठीक है, तो ये देखिए आपको मोटोजोआ जो है इसको आपको प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गित किया जाता है। ठीक है, देखिए मोटोजोआ जो है ये है क्या, तो ये बहुकोशिकीय जानवरों का एक समूह है। ठीक है, तो इसी कारण से इसको हम क्या करेंगे, प्राणी जगत में वर्गीकरण करेंगे। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोटोजोआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन है। देखिए भारत में सबसे पहली बार जो नाभिकीय रिएक्टर बना था वो कौन सा था, तो वो था आपको अप्सरा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए कुछ परमाणु रिएक्टर है वो किस वर्ष इसका जो है आपको स्थापना हुआ था, यानी उसका निर्माण वर्ष कब है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए भारत में प्रथम निर्मित रिएक्टर कौन है, तो अप्सरा है। तो ये अप्सरा का निर्माण वर्ष क्या है, तो ये आपको 1956। उसके बाद देखिए साइरस है तो साइरस का 1960। उसके बाद पूर्णिमा फर्स्ट है इसका 1972। उसके बाद पूर्णिमा 2 है इसका तो क्या आपको निर्माण वर्ष है 1984। और पूर्णिमा 3 जो है इसका निर्माण वर्ष है 1990 और ध्रुव का है 1985। ठीक, तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है। ये स्टैटिक का प्रश्न हो गया। ठीक है ना, 1 नंबर तो ग्रुप डी में स्टैटिक से रहता है, 20 नंबर जो है आपको जीए से रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है। अजैविक घटक कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो है ना आपको अजैविक घटक नहीं है, मतलब क्या हुआ कि उसमें जीव होगा। अजैविक मतलब क्या हुआ कि जिसमें जीव नहीं होगा, लेकिन हमसे पूछा अजैविक घटक नहीं है यानी कि उसमें जीव होगा। ठीक, देखिए ए नंबर में जल का है, 2 नंबर में हरा पौधा, सी में सूर्य प्रकाश, डी में मृदा। तो ये सभी में देखिए कौन सा जीव है, तो इन हरा पौधा जो है इसमें जीव होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अजैविक घटक ये है क्या, तो इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र को जो मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया, एक अजैविक घटक और एक जैव घटक। अजैविक घटक जो होता है ये क्या होता है, ये भौतिक वातावरण जो हो गया। ठीक है ना, कोई भी भौतिक वातावरण हो गया यानी मौसम ये सब हो गया। ठीक है ना, और देखिए पोषण तथा जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र की ये क्या है, तो ये आपको अजैव घटक है, यानी कि अजैव अवयव है। ठीक, अब देखिए जैव अवयव जो कि जीव वाला होगा। ठीक ना, ये क्या है, तो ये उत्पाद है। जो उत्पाद हुआ वो हो गया उपभोक्ता, यानी जो उत्पाद को यूज किया उसको उपभोक्ता। और अपघटन करता किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का ये क्या है आपको, ये जैव अवयव है। ठीक नहीं, ये जैव घटक है। ठीक, ये हमसे जैव घटक अजैव घटक पूछा था, यानी कि जैव घटक के बारे में चाहिए हरा पौधा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है, वो क्या है। देखिए ट्रैकर बॉल क्या होता है, देखिए एक तरह से ये माउस की तरह दिखता है। देखिए ये आपको नीचे यहाँ पर आपको दिया हुआ, ये माउस की तरह ही दिखता है। ठीक ना, एक उपकरण है। ठीक ना, इसमें क्या होता है
इसमें पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, यानी एक प्रकार क्या है, तो ये पॉइंटिंग यानी कि इसमें पॉइंट जो है ये क्या है, आपको एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। हमसे क्या पूछा है, कौन सा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। देखिए इसका उपयोग क्या होता है, तो ये माउस की तरह कंप्यूटर स्क्रीन में कर्सर को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। माउस के जैसा ही होता है देखने में, देखने में लगी रहा है माउस जैसा, और ये उसी का उसका इसका भी वही काम है, ठीक है। इसको हम ट्रैक बॉल कहते हैं, ठीक। चलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, ये आपके इनपुट डिवाइस हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणी में शामिल नहीं है, यानी कि अकशेरुकी प्राणी में जो है शामिल नहीं है, तो इसमें से कौन है, तो इसको हमको बताना है। ये जो आपको सरीसृप जो है ये आपको अकशेरुकी में शामिल नहीं है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अब देखिए आगे एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में जो है 4/1/2021 को हुआ था एग्जाम, उसका प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा है कि हमारे शरीर में वसा संचय को तक कहते हैं, कि वसा को जो संचयन करता है वो तक क्या है, तो ये आपको एडिपोज होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने जो आपको परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर, देखिए नवंबर 2020 तक का ये डाटा है, ये जो है आपको 22 है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे इसमें करंट में आप इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का जो है आपको फुल फॉर्म क्या होता है टेलीकॉम क्षेत्र में। देखिए आईएसपी जो होता है ये होता है आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है ना। यानी इंटरनेट की जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कुछ और है फुल फॉर्म जो कि टेलीकॉम क्षेत्र से संबंधित है, उस सारा फुल फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं। पहला आपको MICR, यानी MICR का फुल फॉर्म है आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक ना। क्या हो गया, तो मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रीडर हो गया MICR का फुल रूप। अब देखिए लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है ISH, इसका फुल फॉर्म होता है आपको इनफॉर्मिंग सुपर हाईवे। क्या होता है ISH का फुल फॉर्म, तो इनफॉर्मिंग सुपर हाईवे। उसके बाद है WN, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखिए ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये देखिए ट्राई क्या है, तो ये टेलीकॉम को ऑथरेट करता है, ठीक नहीं। ये आपको टेलीकॉम के जितना भी कंपनी है एयरटेल, जियो, रिलायंस, BSNL सारे को ये ऑपरेट करता है, ठीक नहीं, ऑथराइज देता है ये, ठीक ना। एक सरकार का ये संस्था, ये क्या है, तो ये ट्राई जो है ये दूर संचार क्षेत्र का सर्वोच्च संस्था है, ठीक ना। दूर संचार के क्षेत्र में सबसे ऊंचा जो संस्था होता है वही आपको ट्राई ही है, ठीक ना। और ट्राई का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 20 फरवरी 1957 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। देखिए न्यूटन का गति जो प्रथम नियम है इसका अन्य नाम है आपको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। देखिए ये दोनों है नाम, और ये न्यूटन गति का प्रथम नियम है ये है। और देखिए उसके बाद देखिए न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है ये हमें क्या क्या देता है, तो ये आपको देखिए हमको शून्य त्वरण देता है, उसके बाद ये हमको जड़त्व देता है, और ये बल की परिभाषा भी देता है, ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टैक्सोल किस पेड़ से निकाला जाता है, यानी कि टैक्सोल जो होता है किस पेड़ से निकाला जाता है। ये देखिए आपको निकाला जाता है सूची वृक्ष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वी ट्री, ठीक है। तो ये देखिए यही जो है आपको बहुत ही विशाल ट्री साइड में आपको दिखा हुआ है, यही है आपको सूची वृक्ष ट्री, ठीक ना। देखिए इसको जो है आपको जूम करके थोड़ा फोटो के माध्यम से नज़दीक करके दिखाया गया है, ठीक ना, यही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि टैक्सोल जो है किस पेड़ के लिए निकाला जाता है, तो टैक्सोल जो है ये सूची वृक्ष से निकाला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। ये जो है टैक्सोल ये क्या है, देखिए टैक्सोल जो है एक ये जहरीला रसायन है, ठीक ना। और इसका यूज जो होता है ये कैंसर के इलाज में होता है टैक्सोल का यूज, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि GSAT यानी GSAT 31 क्या है, यानी GSAT 31 ये क्या है। ये जो एक प्रकार का दूर संचार उपग्रह है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। GSAT 31, ठीक। ये जो है आपको देश का जो है 40वां संचार उपग्रह है, ठीक ना। यानी कि GSAT जो है 31 ये क्या है, तो ये आपको देश का 40वां संचार उपग्रह है, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल गैस है। ठीक है, नोबेल गैस क्या होता है, यानी कि ऑक्सीडिया गैस जो होता है जितना भी, वो सारा नोबेल गैस होता है। ठीक है, देखिए ऑक्सीडिया गैस कहाँ होता है, ये देखिए 18वां वर्ग का तत्व जितना भी है सारा ऑक्सीडिया गैस है। तो ये कौन कौन सा है, तो ये है आपको हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन और रेडोन। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम क्या पूछा है, नोबेल गैस कौन है, देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन। तो आर्गन देखिए आइए गया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है इसको वर्ग कहा जाता है, और ये क्षैतिज जो रेखा होता है इसको आवर्त कहते हैं। वर्ग जो है आपको टोटल वो क्या, देखिए कुछ कुछ वर्ग है, पहला वर्ग जो है नहीं फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक है, तो पहला वर्ग जो है फर्स्ट है, इसका नाम है आपको क्षार धातु। ठीक, और सेकेंड है जो है इसका नाम है क्षारीय मृदा धातु। जितना इसमें लिखा हुआ है सारा आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए ये आपको थर्ड है जिसको हम 13वां समूह भी कहते हैं, ये कौन है, तो ये बोरोन वर्ग है। ठीक है, उसके बाद देखिए 14वां समूह यानी कि 4 है जिसको कहते हैं कार्बन वर्ग। उसके बाद देखिए 5 है जिसे 15वां वर्ग कहते हैं, उसे नाइट्रोजन वर्ग कहते हैं। उसके बाद देखिए 6A यानी कि 16वां वर्ग हो गया, ये कौन सा गया, तो ये ऑक्सीजन वर्ग हो गया। उसके बाद देखिए आपको 7th A यानी 17वां वर्ग जो है ये आपको हेलोजन वर्ग हो गया। और देखिए क्या है, तो ये ऑक्सीडिया गैस कौन हो गया, तो 18वां वर्ग यानी कि 8A को भी ऑक्सीडिया गैस कहते हैं। ठीक ना, अब देखिए ये जो बीच में बच गया यहाँ से यहाँ तक, ये सब सारा आपको संक्रमण धातु होता है। यानी कहाँ से कहाँ हो गया, तो ये हो गया आपको 3 से लेकर के 12 के बीच में जो है ये सारा संक्रमण धातु होता है, जो कि डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितने शॉर्ट्स शामिल किए गए, मतलब कितने सीट्स शामिल किए गए थे। सॉरी, कि कहा है MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक के डिफ़ॉल्ट के तौर पर कितनी सीट्स शामिल की गई है। तो ये जो है आपको किसके थ्रू कहा है आपको, तो MS ऑफिस 2010 के एक्सेल वर्क बुक के डिफ़ॉल्ट के तौर पर जो कितनी सीट है, तो ये है आपको 3 गो सीट। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए MS ऑफिस 2010 जो है इनके एक्सेल ऑफिस 2010 इसके अनुसार क्या होता है, तो वर्कशीट का नाम जो है अधिकतम 31 अक्षर का ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी के अनुसार जो है इसमें जो है किसी भी जो है ना रॉ की अधिकतम ऊंचाई, कोई भी एक्सेल है उसके रॉ की अधिकतम ऊंचाई जो है 409 होती है, और 28 अक्षर से बनी हुई फाइल को डिफ़ॉल्ट नाम बुक फर्स्ट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक, चींटी के डंक में जो होता है जिसे हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल को ही जो है ये मिथेनोइक अम्ल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए कुछ प्राकृतिक स्रोत है और उससे संबंधित कौन सा अम्ल निकलता है उस सारा को देखिए टमाटर जो है इससे आपको ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए इमली जो है इससे टार्टेरिक अम्ल होता है, संतरा से सिट्रिक अम्ल होता है, सेब से मैलिक अम्ल, उसके बाद चींटी के डंक से फॉर्मिक अम्ल, मनुष्य के पेट में होता है फॉर्मिक अम्ल। मनुष्य के पेट में फॉर्मिक अम्ल कैसे होगा, HCl होगा। ठीक, गलत दिया हुआ है, मनुष्य के पेट में HCl होता है, फॉर्मिक नहीं होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक सही है। अब देखिए कार के बैटरी में क्या सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ सही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि आगे जो है आपको RRB NTPC से स्टेज फर्स्ट का ही है, जो कि 4/1/2021 को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जो कि इस ये जो है आपको सबसे लेटेस्ट एग्जाम है। ठीक, तो इसको प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए इसमें NTPC में जो है आपको देखिए कंप्यूटर और साइंस और टेक्नोलॉजी से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है। ठीक ना, देखिए सारा सेट में देखिए आपको तो रहता ही है। देखिए आगे आपको क्वेश्चन, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है। कोई भी कंप्यूटर है उस पर हमको रिमोट लॉगिन करना है, तो इसकी सुविधा कौन प्रदान करेगा, ये करता है आपको टैलेंट। ठीक, तो टैलेंट हो जाएगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए टैलेंट जो होता है इसका अर्थ होता है टेलीफोन नेटवर्क, तो ये टेलीफोन नेटवर्क है ये है, तो ये रिमोट को लॉगिन सुविधा प्रदान करेगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि धनावेशित आयन को डैश कहते हैं। कोई भी धनावेशित आयन है तो वो क्या होता है, धन आयन होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धन आयन। ठीक ना, धनावेशित आवेश को क्या कहते हैं, तो धन आयन कहते हैं, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों को किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। यानी कि श्वसन तंत्र जो है किसी से संबंधित है, श्वसन में हम क्या करते हैं, वायु को लेते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, फिर वायु को छोड़ते हैं, यानी वायु प्रदूषित होगा तो हमारा श्वसन तंत्र भी खराब हो जाएगा। यानी कि श्वसन तंत्र को संबंधित कोई भी रोग हुआ तो उसे हमको कौन जिम्मेवार है, तो कौन सा प्रदूषण जिम्मेवार है, तो ये आपको वायु प्रदूषण जिम्मेवार है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का जो पहला पोषी स्तर होता है वो होता है उत्पादक का, उसके बाद का पोषी स्तर है प्राथमिक उपभोक्ता,
क्या है, तो यह है प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद आता है आपको द्वितीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता, ठीक ना। यहाँ हमसे पूछा है खास श्रृंखला में तीसरे पोषक, देखिए पहला पोषी स्तर पर उत्पादक हो गया, दूसरा पोषी स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा पोषी स्तर पर द्वितीय उपभोक्ता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देवा, ठीक ना। और चौथा पोषी स्तर पूछता तो तृतीयक उपभोक्ता आता, तृतीयक आता, ठीक नहीं। हमसे तीसरे पूछा तो जो कि आपको द्वितीय को उपभोक्ता आएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, ठीक है। देखिए आपको बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, देखिए किस वर्ग का तत्व का होता है, तो ये होता है आपको हेलोजन वर्ग के तत्व, यानी कि 17वां वर्ग के तत्व का होता है। और ये आपको 17वें वर्ग का कोई भी तत्व होगा, देखिए ऑप्शन देखते हैं तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम दिया हुआ है। कार्बन तो हो गया कार्बन समूह का, हाइड्रोजन हो गया पहला वर्ग यानी कि आपको क्या हो गया, तो क्षारीय धातु का हो गया। उसके बाद देखिए क्लोरीन जो है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही तो हेलोजन वर्ग का है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। इसके आधार पर भी हम देख सकते हैं, इसका उत्तर यही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसका हम परमाणु क्रमांक जोड़ते हैं तो 810 17 तो क्लोरीन का होता है ये, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और हीलियम क्या है, तो हीलियम देखिए ये आपको अक्रिय गैस यानी 18वां तत्व का समूह, ये आपको अक्रिय गैस हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरिफेरल I/O जो है ये कितने आउटपुट होते हैं, यानी पेरिफेरल I/O जो है इसमें कितने आउटपुट हो गए I या तो O में, तो इसमें जो है आपको टोटल 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है। WCCB किसे संबंधित है, ये तो पर्यावरण और वन के संदर्भित है। तो WCCB इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है आपको वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये एक प्रकार का ब्यूरो यानी संगठन है जो कि वाइल्ड लाइफ जो है क्राइम कंट्रोल होता है, इसको जो है आपको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है, ठीक। देखिए कार्बन का अपरूप देखिए मुख्य रूप से इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय अपरूप, एक अक्रिस्टलीय अपरूप। देखिए जितना भी क्रिस्टलीय अपरूप है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीय अपरूप क्या हो गया, तो ये हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्रिफिन, ये सब क्या है आपको, तो ये आपको क्रिस्टलीय अपरूप है। अब देखिए अक्रिस्टलीय अपरूप क्या है, ये देखिए इसमें है आपको चारकोल, कोल, कास्ट, काजल, ये सब क्या है, तो अक्रिस्टलीय अपरूप है, ठीक नहीं। हमसे पूछा है कौन सा कार्बन का अपरूप है, तो इसमें से जो होगा सारा हो जाएगा। तो देखते हैं एन खड़िया दिया तो नहीं है, मेरे जिप्सम नहीं है, सीम संगमरमर ये भी नहीं है, लेकिन डी में हीरा देखिए कौन सा क्रिस्टलीय अपरूप है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हीरा का कुछ हम विशेष गुण होता है, इसको भी जान लेते हैं। हीरा जो होता है इसकी संरचना क्या होता है, तो इसकी संरचना आपको चतुष्फलक किया होता है, ठीक। और इसका आवर्तनांक होता है आपको 2.42 होता है। और ये जो है सबसे जो है ना कठोर पदार्थ है, ठीक ना। हीरा क्या सबसे कठोर पदार्थ है, और इसका क्रांतिक कोण पूछेगा तो ये आपको 24 डिग्री होता है, ठीक। तो हीरा से संबंधित हम विशेष चीज़ को भी जान लिए, ठीक। तो चलिए आज ये अंतिम प्रश्न था, तो आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा सारे प्रश्न को देख करके। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप ज़रूर एक लाइक कर दें और कमेंट में अपना जो है फीडबैक ज़रूर दें। और आप इसको जो है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैला दें, ताकि सारा लोग इसको देख करके और लाभ उठा सके, और मेरा भी मनोबल बढ़ सके, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो ला सकूँ आगे, ठीक। और इसका PDF के लिए पहले ही बता दिए थे कि हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं, ठीक। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, ताकि आप रिवीजन भी कर सकते हैं, तो रिवीजन आप कीजिए वहाँ जा करके, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।